सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है समीरा गई बाजार। उसके बाद आगे पीछे खेल में हम लोग शब्दों के बारे में जानेंगे। फिर पढ़ाई करेंगे लिंग के भेद की। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे गुणा की पहेली को। फिर बूझेंगे पहेलियाँ, बूझो तो सही में नए नए सवालों को। उसके बाद चलो संख्या बनाएं में संख्याओं को समझेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है राउंड एंड राउंड। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आजकल मुझे कभी कभी स्कूल की याद आती है, आपको भी आती होगी। इसीलिए हम आपके लिए घर की पाठशाला लाए हैं। पाठशाला की तरह ही यहाँ पे आप कुछ सीखेंगे और थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करेंगे, है ना? पाठशाला में भी तो यही होता है। कभी कभी अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और बाकी टाइम अपने दोस्तों के साथ हम मौज करते हैं। इससे याद आया, इस पाठशाला में दोस्तों की कमी है। कोई नहीं, आप अपने आसपास के दोस्तों को बुला लीजिए, अपने साथ बैठकर ये टीवी देखने को बोलिए और अपने भाई बहनों माता पिता को भी बुला सकते हैं। तो जब सब साथ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि सही यही पाठशाला है ना? पाठशाला की तरह ही यहाँ पे 2 पीरियड भी लगते हैं, पहले हिंदी फिर गणित। तो सबसे पहले पीरियड से चालू करते हैं, हिंदी से। हिंदी के इस पीरियड में हम पहले एक कहानी सुनेंगे और उसके बाद कुछ खेल खेलेंगे। आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की एक कहानी। बिट्टू और बिट्टू की काकी, जल्दी आओ। पढ़ते पढ़ते अचानक ऐसा क्या हो गया? हाँ काका, जल्दी बताइए। अभी जो मैंने कहानी पढ़ी है बिल्कुल बिट्टू से मिलती जुलती है। ऐसा क्या है इस कहानी में? काका, मुझसे मिलती जुलती कहानी? वो कैसे? इसके लिए तो कहानी सुननी होगी। अच्छा, फिर तो जल्दी सुनाइए। ठीक है, पहले सुनो फिर बताना। समीरा गई बाजार। समीरा का जन्मदिन था। अम्मा उसके लिए हलवा बनाने वाली थी कि देखा सूजी तो खत्म है। समीरा बिटिया, जा जल्दी से दौड़कर थोड़ी सूजी ले आ। अम्मा ने पैसे देकर गली में कोने की दुकान दिखाते हुए कहा।
मूचक को भी साथ ले जा। समीरा और मूचक तुरंत आधा किलो सूजी लेने निकल पड़े। फरवरी का सुहाना दिन था। समीरा गाती जा रही थी, ला ला, और मूचक भी भौं भौं। वह कोने तक पहुंचे ही थे कि समीरा को एक तितली दिखाई पड़ी। आहा, कितनी सुंदर है, चलो इसे पकड़ें, समीरा बोली और मूचक के साथ उसके पीछे दौड़ी। तितली जा बैठी एक 12मासी फूल पर, लेकिन जैसे ही समीरा ने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया, उड़ गई। ओह, समीरा उदास हो गई। फिर उसे याद आया कि तितलियों को तो पकड़ना नहीं चाहिए, उन्हें आज़ाद रहना चाहिए। तभी धारियों वाली भूरे रंग की बिल्ली उनके सामने से दौड़ी। मूचक भौं भौं करता उसके पीछे दौड़ा। मूचक के पीछे हांफती हुई मीरा दौड़ी। भूरी बिल्ली एक दीवार फांदकर गायब हो गई। मूचक और समीरा रुक गए, एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। तभी समीरा को चांदनी की एक झाड़ी दिखाई पड़ी। वाह, एकदम रात के तारों जैसे। अम्मा यह फूल देखकर कितनी खुश होंगी, सोचती हुई समीरा ने ढेर सारे चांदनी के फूल तोड़ लिए। मूचक ने फूलों को सूंघा और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसे इनसे ज्यादा दिलचस्प चीज मिल गई थी। अरे मूचक, कहाँ चले? समीरा ने पूछा तो जवाब मिला, भौं भौं। मूचक को एक हड्डी मिल गई थी। उसने गर्व से उठाकर समीरा को दिखलाई। है ना अच्छी? अब वे दोनों सैमुल के बड़े पेड़ तक पहुंच गए थे, जिस पर ढेर सारे तोते और बुलबुल चहक रहे थे। पेड़ के नीचे जमीन कई गाढ़े लाल रंग के फूलों से मानो कालीन बन गई थी। समीरा यह देखकर इतनी खुश हुई कि अपनी फ्रॉक में फूल भरने लगी। हाथों में ढेर सारे फूल संभाले। उसने मूचक को दिखाने के लिए ऊपर देखा तो अचानक ख्याल आया, मैं कहाँ हूँ? उसने दाएं देखा, फिर बाएं, आगे देखा, फिर पीछे। सब कुछ अनजाना था। वह तो खो गई थी। समीरा नीचे बैठकर रोने लगी। मुझे घर जाना है, मुझे अम्मा के पास जाना है। मूचक भौंकता हुआ आगे पीछे जाते उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, परंतु समीरा समझ ना पाई, बस रोती रही। फिर मूचक ने उसकी फ्रॉक खींची और कहा, भौं भौं, यानी आओ। आखिर समीरा ने ऊपर देखा और आंखें पोंछी। दोनों चल पड़े। समीरा सिसकियां लेती और फूल गिराती। मूचक आगे और समीरा उसके पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, एक गली से दूसरी। थोड़ी देर में वे घर पहुंच गए। अम्मा फाटक पर खड़ी परेशान उनकी राह देख रही थीं। कहाँ चली गई थी समीरा? उन्होंने बिटिया का रुआ सा मुंह देखकर पूछा। फिर समीरा ने अम्मा को बताया कि वह कैसे खो गई थी और मूचक उसे किस तरह घर लाया। शाबाश मूचक, अम्मा ने कहा और उसे एक बड़ा बिस्कुट दिया। मूचक ने अपनी हड्डी तो पहले से ही बगीचे में दबा दी थी। अब सूजी तो थी नहीं, तो समीरा की अम्मा खीर बनाएंगी। समीरा को खीर बहुत पसंद है और मूचक की भी मौज हो गई। शाम को वह अपनी हड्डी के साथ कटोरा भर खीर भी खाएगा। वाह, सोने पे सुहागा। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल मिलती जुलती कहानी है। काका, कहानी सुनकर तो मुझे फिर से रोना आ रहा है। बिटिया, अब रोने की जरूरत नहीं है। हाँ बिटिया, तुम भी तो खुद ही घर आ गई थी। वो तो है,
तुम दोनों बोलो तो कहानी पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ काका, जरूर, चर्चा तो होनी ही चाहिए। बिट्टू की काकी, तुम बताओ, समीरा दुकान से क्या लेने गई थी? समीरा दुकान से सूजी लेने गई थी। काकी आप बताइए, रास्ते में समीरा को कौन मिला था? समीरा को रास्ते में तितली मिली थी। बिट्टू तुम बताओ, समीरा क्यों रोने लगी थी? काका, समीरा को जब लगा कि वह किसी अनजानी जगह पर आ गई है और खो गई है, उसे अपने घर अम्मा के पास जाना है, ये सोचते हुए वो रोने लगी। बहुत खूब बिटिया। बच्चों, आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और कहानी पर प्रश्न बनाइए, फिर चर्चा कीजिए। बिट्टू के काका, अब जल्दी से अपना पिटारा खोलिए। पिटारा खोलने के बाद एक मजेदार खेल खिलवाइए। पिटारा तो खुल भी चुका है और खेल बाहर भी आ चुका है। बातों बातों में ही खेल भी निकाल लिया। वाह काका। तो खेलते हैं खेल, जिसका नाम है आगे पीछे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है आगे पीछे। इस खेल में करना क्या है, तो इस खेल में हमें अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाना है। तो चलिए मिलकर शब्द बनाते हैं और खेलते हैं इस मजेदार खेल को। अब यहाँ जो लिखा है इसको हमें सही करना है। तो ये क्या लिखा है? सवदी। इसका तो कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या हो सकता है? इसको शुरू में करके देख लेते हैं और यहाँ लाते हैं इसको, और इसको यहाँ लाके देखते हैं। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं, दिवस, दिवस। इसका तो कुछ मतलब है जरूर। ठीक है, इसको देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको सही करते हैं। ये क्या लिखा है? मसक। अब मसक का मतलब तो पता नहीं हमें क्या होता है। इसका मतलब है इसको सही करना पड़ेगा। देखते हैं, क को यहाँ लाते हैं। इसमें सबसे पहले क को लाते हैं और फिर ये लाते हैं। अच्छा, कसम, कसम। अरे वाह, क्या लग रहा है? सही है? देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल, अभी तक हमने 2 शब्द सही बना लिए। चलिए इसको भी बनाते हैं। नफद। देखते हैं। फनत। ओ अच्छा, यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं पढ़ के, दफन, दफन। देखते हैं सही है नहीं, ये शब्द बना सही या नहीं। अरे वाह, ये देखिए हमने 3 शब्द सही बना लिए। चलिए इसको भी जल्दी से बनाते हैं। में, अरे वाह, आगे खेलेंगे हम लोग, आगे खेलते हैं। ये है रनौक। तो अगर इसको आगे ले लें, नौरक, ये भी कोई शब्द नहीं है। यहाँ लेते हैं नौकर। हाँ, इस शब्द का कुछ मतलब निकल रहा है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या है? हकम, हकम। अब इसका मतलब हमें भी पता नहीं है, तो हमें कोई मतलब वाला शब्द यहाँ पे बनाना है। तो देखते हैं। अरे वाह, ये तो एक बार में ही बन गया। महक, महक। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ देखिए, अब ये है कीलौक, कीलौक। इसको भी बना के देखते हैं। इसको यहाँ लाते हैं, लौ को। अब देखते हैं कि सही है क्या। ओहो, ये गधा बोल रहा है, इसका मतलब ये शब्द सही नहीं है। हमें वापस इसको सही करना पड़ेगा। आप मेरी मदद कीजिए। क्या लग रहा है?
इसको देखते हैं। हाँ, किलो, ये भी नहीं हो रहा है, लग रहा है कुछ। ये भी नहीं लग रहा है। अब लग रहा है कि कुछ बनेगा। लौकिक, अब मुझे लग रहा है कि ये सही शब्द है। देखते हैं चेक करके। अरे वाह, बिल्कुल सही है। बिट्टू के काका, खेल खेलने में खूब मजा आया। काका, अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाना तो मुझे अच्छा लगता ही है, और ये खेल तो है ही मजेदार। बहुत खूब बिट्टू और बिट्टू की काकी। काका, खेल को जारी रखते हुए एक और खेल हो जाए। अरे वाह, आज सिर्फ काका ही पिटारा खोलेंगे क्या? कोई नहीं, मैं पिटारा खोल देती हूँ। क्यों बिट्टू? काका, आप पिटारा खोले या काकी? मुझे तो खेल खेलना है। बिना देर किए शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है लिंग भेद। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं खेल लिंग के भेद। तो इस खेल में करना क्या है? तो इस खेल में हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग करना है। तो चलिए मिलकर करते हैं और खेलते हैं इस मजेदार खेल को। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर अलग कीजिए। तो खरगोश, खरगोश तो ये मुझे लग रहा है ये पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये है शेर, ये भी लग रहा है मुझे कि ये पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बछड़ा, मुझे लग रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। क्या लग रहा है आपको? देखते हैं इसमें। बिल्कुल सही। और यहाँ क्या लिखा है? मामी। क्या लगता है आपको? मामी शब्द जो है वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। तो मामा पुल्लिंग शब्द है तो मामी स्त्रीलिंग होगा। बिल्कुल सही। कवित्री, ये भी लग रहा है कि मुझे स्त्रीलिंग है। देखते हैं। बिल्कुल सही। और अब अध्यक्षा, ये भी लग रहा है कि मुझे ये स्त्रीलिंग शब्द ही है। ठीक है, देखते हैं। इसको यहाँ लाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है ये। तो क्या देखा हमने? खरगोश, शेर, बछड़ा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और मामी, कवित्री, अध्यक्षा, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे खेलते हैं। ये देखिए, क्या है? चूहा। क्या लगता है आपको? चूहा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? मुझे तो लग रहा है पुल्लिंग है। चलिए देखते हैं। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान क्या लगता है आपको? मुझे लग रहा है कि ये भी पुल्लिंग होना चाहिए। देखते हैं। अब यहाँ पे है नारी, नारी, तो नारी देखते हैं कि स्त्रीलिंग है क्या ये। देखते हैं। हाँ, सही है ये तो। लेखिका, लेखक और लेखिका, तो लेखक पुल्लिंग शब्द है तो लेखिका स्त्रीलिंग होगा। बिल्कुल। और ये क्या है? नायिका, तो नायक पुल्लिंग तो नायिका स्त्रीलिंग। तो देखते हैं इसको। और एक बच गया, ये है जेठ। जेठ तो मुझे लग रहा है पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। इसमें देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। तो चूहा, श्रीमान, जेठ, ये सभी शब्द पुल्लिंग है। नारी, लेखिका और नायिका, ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या, कौन सा शब्द है ये? राजकुमारी। राजकुमार और राजकुमारी आपने सुना होगा। तो राजकुमारी को कहाँ रखे? स्त्रीलिंग में। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही है ये। जेठानी, अच्छा अभी हमने देखा था ना जेठ, तो जेठ क्या था? पुल्लिंग शब्द, तो जेठानी स्त्रीलिंग ही होगा।
ये देखिए, अब आ गया भालू। ओ भालू, क्या लगता है आपको, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? इसको देखते हैं पुल्लिंग में रखकर। हाँ, भालू तो पुल्लिंग शब्द है। शिष्या, शिष्य और शिष्या, तो ये तो स्त्रीलिंग होगा फिर। सम्राट, सम्राट मुझे लग रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। देखते हैं यहाँ, बिल्कुल सही है। और साला, साला साली, तो साला हो गया पुल्लिंग और साली हो गई स्त्रीलिंग। तो ये क्या है, ये साला। तो चलिए पुल्लिंग में रख के देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। तो भालू, सम्राट, साला, ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। और राजकुमारी, जेठानी और शिष्या, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। आ रहा है मजा आपको? चलिए आगे चलते हैं। क्यों बिट्टू के काका, मजा आया? भाग्यवान, मजा तो आना ही था। क्यों बिटिया? बिल्कुल काका, इस खेल में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का वर्गीकरण करने में मुझे मजा आया। और मजा के साथ साथ सीखने को भी मिला। मैंने भी देखा, आप दोनों को खूब मजा आ रहा था। बिल्कुल काकी। बच्चों, आप भी अलग अलग शब्दों की सूची बनाइए और घर के सदस्यों के साथ मिलकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। कहानी हमने सुन ली और खेल भी खेल लिए और उसी के साथ हमारा हिंदी का पहला पीरियड खत्म भी हो गया। अब हमारे मैथ्स के पीरियड का वक्त हो गया है। मैथ्स में यानी गणित में हम आज खेल खेल में जो चीजें सीखेंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, ठीक है? हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं गुणा की पहेली। देखते हैं गुणा में हमारे पास आज कौन कौन से सवाल हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो शुरुआत करते हैं गुणा की पहेली की। ये रही हमारी पहेली, इसे ध्यान से देखिए। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। 11 गुना 10 बराबर कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो इकाई पर शून्य है जिसे हम लिख लेंगे और 11 एकम 11, हमें मिला 110। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हल करते हैं कॉलम को। तो देखिए 10 का गुना हमें 15 में करना है। फिर से वही बात, इकाई का शून्य उतार देंगे और 15 एकम 15, तो मिला 150। चलिए अब हम अगली पहेली हल करते हैं। 15 का गुना अगर 6 में किया तो क्या आएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90। चलो अगला हल करते हैं।
हमारे 3 बक्से तो भर गए। अब अगला देखते हैं कौन सा है। 6 का गुना हमें किस में करना है? 3 में करना है। तो 6 का गुना 3 में करो। 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। या दोस्तों 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो। चलो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब अगला हल करते हैं। ये रहा अगला। 35 का हमें 3 में गुना करना है। फिर वही बात, 3 5 15, 15 के 5 हासिल 1, फिर 3 तिहाई 9 और 1 10, तो मिलकर हुआ 105। अब किसे हल करें बताओ? चलो ठीक है, पंक्ति को हल कर लेते हैं जो नीचे है। 9 का गुना किस में किया जाए कि हमें प्राप्त हो 18? क्या करेंगे दोस्तों? 9 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 18 मिल जाए। चलो देखते हैं। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कितने बक्से हैं जिन्हें हमें भरना है? 1 2 3 4 और 1 5 5 बक्सों में प्रश्नवाचक चिन्ह है। उन्हें हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 15 का गुना किस में किया जाए कि 105 प्राप्त हो? तो किस में करने पर 105 आता है 15 का गुना? अगर आपसे 15 का पहाड़ा आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सही कहा दोस्तों, 15 सत्ते 105 होता है। चलो अब किसे हल करें? आइए हल करते हैं पंक्ति को। देखिए क्या करना है हमें। हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है। और कितने बार? 2 बार। 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। चलो अब किसे हल करें? ये रहा। 14 का पहाड़ा पढ़ो। कितने बार? 2 बार। तो 14 एकम 14 और 14 दूनी, ठीक पहचाना, 14 दूनी 28 होता है। अब किसे हल करें दोस्तों? अब हल करते हैं। यहाँ 7 गुना कितने बराबर 28, यानी 7 का पहाड़ा किस में पढ़ने पर हमें 28 प्राप्त होगा? तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28 होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा अंतिम जो बचा है पहेली, ये रहा बॉक्स। 10 गुना 2 बराबर कितना होगा? तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो दोस्तों हमने सारी पहेली हल कर ली। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। गुणज। यह समझने के लिए कि गुणज क्या है, सबसे पहले आप 2 के पहाड़े पर विचार करें। अगर आप 2 के पहाड़े में सभी संख्याओं को देखें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं 2 की गुणज कहलाती हैं। इसका मतलब है कि एक संख्या का गुणज उसी संख्या के पहाड़े में आने वाली एक संख्या है और गुणज उस संख्या से विभाज्य है। आप एक गुणज कैसे प्राप्त करते हैं? यदि आप 2 का गुणज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 2 को किसी अन्य संख्या से गुणा करें और तब आप 2 का गुणज प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप 2 को 3 से गुणा करते हैं तो आपको 6 प्राप्त होता है, जो कि 2 का एक गुणज है। और यदि आप 2 को 5 से गुणा करते हैं तो आपको 10 प्राप्त होता है और 10 भी 2 का एक गुणज है। इसका मतलब यह हुआ कि आप 2 का गुणज प्राप्त करने के लिए किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं। इसी तरह यदि आप 3 के पहाड़े पर नजर डालें तो 3 के पहाड़े में सभी संख्याएं जैसे 3, 6, 9, 12,
15 इत्यादि सभी संख्याएं 3 की गुणज कहलाती हैं। इसका मतलब है अगर मैं 3 और किसी अन्य संख्या से गुणा करके कोई संख्या प्राप्त करती हूँ तो वह संख्या हमेशा 3 की एक गुणज होगी। उदाहरण के लिए, जब मैं 3 और 10 को गुणा करती हूँ, 3 बार 10 30 होते हैं। 30 3 का गुणज है। क्यों? क्योंकि 30 लिखा जा सकता है 3 गुणा कुछ संख्या। अब आओ विचार करें। 3 गुणा 5 बराबर 15, क्योंकि 15 को 3 गुणा 5 लिखा जा सकता है। 15 3 का एक गुणज है और 15 5 का भी एक गुणज है। चलो अब विचार करें। 3 गुणा 4 बराबर 12। 3 बार 4 12 होते हैं। 12 3 का गुणज है और 12 4 का भी एक गुणज है। लेकिन हम जानते हैं कि 12 को 6 बार 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक, मैं लिख सकती हूँ कि 2 गुणा 6 बराबर 12। इसका मतलब है कि 12 2 और 6 का गुणज है और इसके साथ साथ ही 3 और 4 का भी गुणज है। इसका मतलब है कि 12 3 4 2 और 6 का गुणज है। अब चलो वापस 15 की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि 3 बार 5 15 होते हैं। लेकिन क्या मैं लिख सकती हूँ कि 15 बराबर है 1 गुणा 15 के? हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि 3 और 5 के साथ साथ 15, 1 और 15 का भी गुणज है। 12 के मामले में आप 12 को 12 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ भी 12, 3, 4, 2, 6 के साथ 1 और 12 का भी एक गुणज है। इसका मतलब है कि 12, 3, 4, 2, 6, 1 और 12 का एक गुणज है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने गुणज और गुणनखंडों के बारे में सीखा है। तो चलिए देखते हैं कि आप गुणनखंड और गुणजों को कितना समझ पाए हैं। चलिए जल्दी से हम अपना खेल शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप गुणज और गुणनखंडों को सही से बूझ पाते हैं या नहीं। हमारा पहला सवाल है कि क्या 81 3 का गुणज है? तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? 81 को 3 से भाग दीजिए। अगर 81 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि 3 81 का एक गुणनखंड है, या हम ये कह सकते हैं कि 81 3 का गुणज है। तो भाग देने पर क्या शेषफल कुछ बचा? जी नहीं, 81 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 81 3 का गुणज है। तो हमारा उत्तर होगा हाँ। ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि क्या 991 गुणज है 9 का? तो जल्दी से 991 को भी 9 से भाग dीजिए। अगर ये पूरी तरह विभाजित हो गया तो 991 9 का गुणज है, और अगर नहीं तो नहीं है। 991 को जब हम 9 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ शेषफल बच रहा है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हुआ कि 991 9 का गुणज नहीं है। हमारे अंक बढ़ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 6 के गुणज बताएं जो कि 30 और 60 के बीच में हों। तो 6 के गुणज कौन से हो सकते हैं 30 और 60 के बीच में? जल्दी से हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं।
6 पंजे 30, 6 छिके 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नाए 54 और 6 दाए 60। तो 30 और 60 के बीच में 6 के कौन कौन से गुणज आए? 36, 42, 48 और 54। तो ये जो बीच वाला समूह है 36, 42, 48 और 54, ये हैं 6 के गुणज जो 30 और 60 के बीच में आ रहे हैं। हमारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि 25 और 30 गुणज हैं। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा? 15, 10 या 5? अगर हम 25 और 30 को 15 से भाग देते हैं तो 30 तो 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, लेकिन 25 नहीं हो पाएगा। तो यानी कि 15 इसका उत्तर नहीं है। बात करते हैं 10 की, तो 10 भी 30 को तो पूरी तरह विभाजित कर देगा, लेकिन 25 को नहीं कर पाएगा। अब बारी है 5 की, तो 5 पंजे 25 और 5 छिके 30, यानी कि 25 और 30 दोनों ही 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। तो इसका मतलब 25 और 30 दोनों गुणज हैं 5 के। हमारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 37 और 38 गुणज हैं। 1 के, 37 के या 38 के? तो इसका जवाब क्या होगा, आप बता सकते हैं? जी, इसका जवाब होगा 1। एक ही ऐसी संख्या है जो 37 का भी गुणनखंड है और 38 का भी। अगला सवाल है कि 7 के गुणज बताएं जो कि 10 और 40 के बीच में हो। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा, और 7 के पहाड़े में जो भी संख्याएं 10 और 40 के बीच में होंगी वो सभी 7 के गुणज होंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 7 छिके 42। तो 10 और 40 के बीच में आए 14, 21, 28 और 35। ये हैं इस समूह में 14, 21, 28 और 35। तो इसका मतलब है ये चारों संख्याएं 7 के गुणज हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं बहुत सारे नंबर्स और इनसे आपको बनानी है संख्या। संख्या है 16। बताओ कैसे बनाएंगे? चलो 8 और 2 लेते हैं। 8 का 2 में गुणा करने पर ही हमें मिलेगा 16। और 4 और 4, अगर 4 और 4 को लिया तो 4 चौके 16। और 3 और 48 को लेंगे तब क्या करना पड़ेगा? तब हमें भाग करना होगा। 3 का भाग जब 48 में देंगे तो 16 प्राप्त होगा। 2 और 32 देखिए। 32 का जब 2 में भाग करते हैं तो एक भाग पे मिलता है 16। तो देखा दोस्तों, 16 को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। देखिए 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 16। 4 चौके यहाँ भी 16 हो जाते हैं। 48 को अगर 3 से भाग दिया, यानी 48 के 3 भाग किए, तब भी हमें 16 मिल जाता है। 32 को 2 से भाग देने पर एक भाग पे 16 ही आता है। और 2 का गुना अगर 8 पे किया तो 2 अठे 16 होते हैं। और 64 को 4 से भाग करने पर भी 16 ही प्राप्त होता है। देखिए 16 चौके 64, तो आएगा ना 4।
भाग करने से मिलेगा ना 16। 80 का भाग जब 5 में दिया तब भी हमें 16 प्राप्त हुआ और 16 एकम 16, ये तो आप सभी को पता है। अगली संख्या है 24। कैसे बनाएंगे? चलो 4 और 6 लेते हैं। 4 और 6 को जोड़ने पर 24 नहीं मिलता, इसलिए हमने गुणा किया तो 6 चौके 24 मिला। 2 और 12 हो तब? हाँ दोस्तों, तब भी हमें गुणा करना होगा। 12 दूनी 24 होते हैं। 2 और 48 हो तब क्या करेंगे? तब हम भाग करेंगे। 48 के 2 भाग करने पर 1 भाग पर 24 होता है। अच्छा, और अगर 1 और 24 लिया तब हमें भाग या गुणा करना होगा। भाग करेंगे तो भी हमें 24 ही मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों देखा, 24 को हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 12 का गुणा अगर 2 पर किया तो 12 दूनी 24, और 24 का गुणा अगर 1 से किया तो 24 एकम 24। अच्छा, भाग करने पर भी देखिए, 24 का अगर 1 से भाग दिया तब भी 24 ही मिलेगा। देखिए 48 के 2 भाग करने पर 1 भाग पर कितना होगा? बिल्कुल ठीक, 48 के अगर 2 भाग किए तो 1 भाग पर हमें 24 ही मिलेगा। और देखिए 8 का गुणा 3 में करने पर 24 मिलता है। 8 तिया 24 होता है। और 96 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 बच जाएगा तो 16, फिर 4 चौके 16 मतलब 24, और 72 भागित 3 ये भी 24 ही मिलेगा। 4 का 6 में गुणा करके देखो, आया ना 24। तो इस तरह हम एक ही संख्या को कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जोड़कर, गुणा करके, भाग करके या घटा के। करके देखिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। दोस्तों, आज की कहानी का नाम ही मजेदार है। आप सुनोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। आज की कहानी है राउंड एंड राउंड। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है डॉक्टर माधव सवाण ने। इस कहानी की चित्रकार है रुजुता घाटे और इस कहानी का अनुवाद किया है प्रथम बुक्स टीम ने। Round and round. Why are wheels round? This bus does not move. Why are bangles round? I will not buy square bangles. Why is a chapati round? It is not round when I try to roll it. Why is your bindi round? Do you think this bindi looks nice? Why are eyes round? They are round and they are big. Why is zero round? I don't know. दोस्तों, कैसी लगी कहानी? मुझे तो बहुत पसंद आई। इस कहानी में मेरे और आपके जैसे 2 बच्चे हैं जो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में वे बच्चे क्यों यानी why से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था
वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू, बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहां अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति प्रक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है।
एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, वन हल्दी हो गया और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।